टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली दो टाइप्स की होती है. वन इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. उसमें मैंने पहले आपको बताया कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी जो एक ही वेसल के अंदर होगी, यानी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका सेम वेसल में होगा. फिर मैंने आपको बताया अबाउट द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैंने आपसे ये कहा कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो कि सेपरेट वेसल्स में होती है, और उसका एग्जांपल हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल. तो मैं आपको आज पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल की कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में समझाऊंगा कि वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से काम करता है, और आने वाले दिनों में हम उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल, ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल. ये इसके नाम है. ठीक है, मैं आपको इस सेल के बारे में बताने वाला हूं विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल और दी गैल्वेनिक सेल. हम जिस सेल के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट दी ZnCu सेल. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ZnCu सेल के बारे में. अब देखिए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की बात आती है कि इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसे है. आपने 11th क्लास में इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा है. अगर आपने रिडॉक्स बहुत ध्यान से और ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग आती होगी. मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें आपको रेपिटेटिव लग रही हैं, बट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर 12th क्लास सिलेबस, सो मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको वो बताऊं और उनका रिवीजन करवाऊं, और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये बहुत अच्छे से आता हो, बट अगर आपको अच्छे से आता है तो उसे दोबारा लिखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे जो सवाल आएंगे वो भी अच्छे लेवल कर ही आएंगे. तो देखिए हम ZnCu सेल के बारे में बात कर रहे हैं. ZnCu सेल किस तरीके से बनाया जाता है? तो इसमें दो वेसल लिए जाते हैं, बिकॉज इसके अंदर कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है? तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है. सिंस इट हैज द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन तो हम दो सेपरेट वेसल लेंगे. मैं दो अलग अलग वेसल ले लेता हूं इस तरीके के. मैंने ये दो अलग अलग वेसल ले लिए और इन दोनों वेसल्स को मैंने यहां ले लिया है. ठीक है. अच्छा, पहले वेसल में मैंने जिंक की रॉड को डिप किया है, और मैंने जिंक की रॉड को किसके अंदर डिप किया है? तो मैंने जिंक की रॉड को डिप किया है ZnSO4 के सॉल्यूशन में. जिंक रॉड हैज बीन डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन. जिंक की रॉड है और जिंक की रॉड को मैंने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया. दूसरे वेसल में मैंने कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को मैंने डिप कर दिया है किसके अंदर? तो कॉपर की रॉड को मैंने डिप कर दिया है CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर. हम एक एक करके आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बहुत आराम से अच्छे से समझेंगे. तो बिल्कुल मेरे साथ समझते जाना, बिल्कुल आराम से. कॉपर की रॉड को मैंने डिप कर दिया है किसके अंदर? CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर. और जिंक की रॉड को मैंने डिप कर दिया है किसके अंदर? ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर. आउटर सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर. अब दोनों में से कुछ भी लगा दो, बहुत हल्के से डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर, या पोटेंशियल मेजर करना हो तो फिर हम लगा देंगे वोल्ट मीटर. हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया है हमने. ठीक है. ये आउटर सर्किट जो है वो आपने किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अ वायर एंड वोल्ट मीटर आपने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है. वायर और वोल्ट मीटर की मदद से ये कनेक्टेड है. एक जिंक की रॉड है, इसके कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिख सकते हो? तो हम कहेंगे कि वी टेक टू सेपरेट वेसल्स. अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4 solution in one vessel and the copper rod is dipped in copper sulfate solution in the another vessel. फिर मैं कहता हूं कि जो आउटर सर्किट है इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर और अ गैल्वेनोमीटर एंड वायर. जो आउटर सर्किट है उसे वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और वायर से क्या कर देते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं. और जो आपका इनर सर्किट है उस इनर सर्किट को आप एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब से कनेक्ट करते हो. ठीक है. एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है. और उस इन्वर्टेड यू शेप के ट्यूब को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं
सॉल्ट ब्रिज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सॉल्ट ब्रिज के नाम से। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, बट इनर सर्किट को मैंने इन्वर्टेड यू शेप के एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, और उस इन्वर्टेड यू शेप के ट्यूब को मैं क्या कहता हूँ? तो उस इन्वर्टेड यू शेप के ट्यूब को मैं सॉल्ट ब्रिज कहता हूँ। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया, सिंपल सी बात थी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल में होगा क्या? तो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। किससे? केमिकल एनर्जी से। यानी इसके अंदर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम ये भी कह सकते हैं कि द सेल इन विच द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। फिर वो आपसे बोलेगा कि राइट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अगर वो आपसे ना भी बोले, बट स्टिल आपको बहुत अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन एकदम इस तरीके से आता हो कि व्हेन यू इमेजिन तो आपके सामने पूरा का पूरा सेल बन करके आ जाए। तो मैंने कहा कि किस तरीके का सेल होता है, तो इसके अंदर दो वेसल होती हैं। एक वेसल के अंदर कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, और एक वेसल में जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है। जो आउटर सर्किट होता है वो किसकी मदद से कनेक्ट किया जाता है? तो वो आउटर सर्किट जो होता है वो वायर और वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है, और जो इनर सर्किट होता है वो सॉल्ट ब्रिज से। ये अंदर का सर्किट है ना, दिस हैज बीन कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। इसका बहुत अच्छा फंक्शन है और बहुत अच्छे से हम समझेंगे भी इसका क्या फंक्शन है और ये किस तरीके से बना हुआ है। ये इसमें जो दो चीजें इस तरीके से अलग लग रही हैं, ये हैं कॉटन प्लग्स। दीज आर कॉटन प्लग्स। कॉटन प्लग्स है। इसके अंदर एक्चुअली एक सामान भरा होगा, और वो सामान को जब समय हो तो जो रिक्वायर्ड मटेरियल हो वही उसके अंदर से बाहर निकले, उसकी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने उसके अंदर क्या लगा रखे हैं? कॉटन प्लग्स लगा रखे हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। मैं कंस्ट्रक्शन के लिए पॉइंट्स लिखूं तो क्या लिखूंगा कि जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4, कॉपर रॉड डिप्ड इन CuSO4, outer circuit connected with wire and voltmeter, inner circuit connected with salt bridge। बस ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। देखिए, वर्किंग में इसमें होता क्या है कि जब आप जिंक की रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में डालते हो और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हो, तो जब जिंक और कॉपर साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, जब जिंक और कॉपर साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, तो जो जिंक होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि जिंक क्या करेगा? जिंक ऑक्सीडेशन करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहां पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्यों जिंक ने ही ऑक्सीडेशन किया, क्यों कॉपर ने ऑक्सीडेशन नहीं किया, क्या कॉपर कभी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, या क्या जिंक कभी रिडक्शन नहीं कर सकता है। इस सब के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। बट अभी आप मेरे साथ मान करके चलिए कि मैंने क्या किया है, इसके अंदर दो वेसल लिए हैं। एक वेसल में जिंक की रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया है। फिर मैंने कहा कि जो आपका पहला वेसल है उसके अंदर जिंक के अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यानी जिंक और कॉपर जब साथ साथ होंगे, जब जिंक और कॉपर साथ साथ होंगे तो जिंक की एबिलिटी हो जाएगी कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो, और कॉपर की एबिलिटी हो जाएगी कि उसके अंदर क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए। कॉपर की एबिलिटी हो जाएगी कि उसके अंदर रिडक्शन हो जाए, और जिंक की एबिलिटी हो जाएगी कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए। जिंक विल बी शोइंग द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉपर विल बी शोइंग द एबिलिटी ऑफ रिडक्शन। सिंपल सी बात थी। यानी क्या होगा कि इस रॉड के ऊपर जो जिंक है उसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने पर वो क्या बनाएगा? Zn2+ आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या प्रोड्यूस करेगा? Zn2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये जो Zn2+ आयन है ये धीरे धीरे किसके अंदर जाने लग जाएंगे? तो ये Zn2+ आयन धीरे धीरे आपके सोल्यूशन के अंदर पास आउट होने लग जाएंगे। दी Zn2+ आयन विल बी पास इनटू द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन जो है वो धीरे धीरे जाने लग जाएंगे।
अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट है, Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव आयन पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, ZnSO4 ले रखा है। मैंने आपसे कहा कि जो आपका एक वेसल है, जिंक वाला वेसल है, उसके अंदर जिंक की एबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन करने की, और जिंक इसमें कन्वर्ट होगा Zn2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये रॉड पर अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। These electrons will get accumulated on the rod. ये इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। अच्छा, कॉपर की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, मतलब क्या है, देखिए सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन है। सॉल्यूशन इज हैविंग Cu2+ आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। तो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन है। ये Cu2+ आयन जो होंगे ये क्या करेंगे, ये रॉड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। क्यों रॉड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि जो जिंक वाला कंपार्टमेंट है वहां से इलेक्ट्रॉन होते हुए किधर आने लग जाएंगे, कॉपर वाले कंपार्टमेंट की तरफ आने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए कॉपर को क्या चाहिए, कॉपर को Cu2+ आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसे दिख रहा है कि उसी के सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक वाली रॉड पर क्या है, प्रेजेंट है। तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बुलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके किधर से, जो ऑक्सीडेशन वाला चैम्बर है वहां से ट्रेवल करके किधर आने लग जाएंगे, रिडक्शन वाले चैम्बर में आने लग जाएंगे। और क्या होने लग जाएगा कि धीरे धीरे कॉपर जो होगी वो जा करके इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और कॉपर जो होगी वो सॉल्यूशन से निकल करके किस पर डिपॉजिट होने लग जाएगी, जो रॉड है उस पर डिपॉजिट होने लग जाएगी। द सिस्टम इज वेरी सिंपल। आप ध्यान से समझिए कि क्या कर रहा हूं मैं, कर तो मैंने कुछ भी नहीं रहा है अभी। देखिए सिंपल सी बात थी, मैंने आपसे ये कहा कि आप क्या करेंगे, आप एक सेटअप बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, एक जिंक की रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में और कॉपर की रॉड को CuSO4 के सोल्यूशन में डालेंगे। आउटर सर्किट को आप वायर और वोल्टमीटर की मदद से कनेक्ट कर देंगे, इनर सर्किट को आप सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर देंगे। सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट मैंने आपको बताया कि जब आप जिंक और कॉपर को साथ जोड़ते हो तो जिंक की एबिलिटी ये होती है कि जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर की एबिलिटी ये होती है कि कॉपर के अंदर रिडक्शन होगा। तो जब जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रॉड पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो Zn2+ आयन होते हैं वो सोल्यूशन में पास होने लग जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेंगे, दूसरे वाले यानी कि कॉपर वाले कंपार्टमेंट में। अब वो कॉपर वाले कंपार्टमेंट में क्यों पहुंचे, क्योंकि वहां पर Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन था। अब क्या हो गया है कि कॉपर की जिंक के साथ जोड़े जाने पर एबिलिटी हो गई है कि उसके अंदर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब हमने आपको कल ही बताया था कि रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सोल्यूशन से निकल के कॉपर जो होगी वो किस पर डिपॉजिट होने लग जाएगी, रॉड पर डिपॉजिट होने लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे थे, रॉड पर आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जब रॉड पर आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर आने पर धीरे धीरे कॉपर जो होगी वो यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगी। यानी कि ये वाली रॉड तो मोटी होती चली जाएगी और ये वाली रॉड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डिसॉल्व होने लग जाएगी। आप ध्यान से समझो अभी तक हुआ क्या है। पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां जा रहे हैं, यहां से Zn2+ आयन निकल करके सोल्यूशन में जा रहे हैं। ये वाली रॉड जो है वो पतली होती जा रही है, और यहां पर ये वाली रॉड पर कॉपर डिपॉजिट होती जा रही है, और ये वाली रॉड जो है वो क्या होती जा रही है, मोटी होती चली जा रही है। तो मैं यहाँ लिख भी दूं, मैं लिखूंगा कि यहाँ लिख देता हूँ कॉपर, और मैं लिखूंगा कि जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन and the rod will become thin as Zn2+ ion are passed into the solution। क्योंकि Zn2+ आयन कहाँ पास कर दिए गए हैं, सॉल्यूशन में पास कर दिए गए हैं, इसलिए वो वाली रॉड क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। और हम कहेंगे कि Cu रॉड विल या कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन एंड रॉड विल बिकम थिक as Cu2+ आयन आर reduced on it। क्योंकि Cu2+ आयन उसके ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, रिड्यूस कर दिए जाते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए,
कि यहाँ पर जिंक वाली जो रॉड है उस पर क्या हो रहा है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर वाली रॉड का क्या हो रहा है, सिंपल रिडक्शन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक वाले कंपार्टमेंट से यानी ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट से रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट में जाते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस भी रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, एनोड की तरह। इस बात को आप समझ लीजिए, जिस भी रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, एनोड की तरह, और जिस भी रॉड पर रिडक्शन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, कैथोड की तरह। जिस भी रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, एनोड की तरह, और जिस भी रॉड पर रिडक्शन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, कैथोड की तरह। मुझे मालूम है बचपन से आपको डेफिनेशन में कैथोड और एनोड के लिए कॉन्सेप्ट बताया गया है, और वो कॉन्सेप्ट आपको ये बताया गया है कि कैथोड वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकता है, सिमिलरली कैथोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकता है। आप बचपन से ये पढ़ के आए थे कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बट मैं आपको यहाँ चैलेंज कर दूंगा कि कैथोड पर उल्टा हो जाएगा, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप खुद देख लो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एनोड वो है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो होगा, जिंक का कंपार्टमेंट वो किसकी तरह का एक्ट करेगा, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह, यानी जिंक जो होगा वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा। जिस पर रिडक्शन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। देखिए, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, द कॉन्सेप्ट इज सेम कि जिस पर रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। चार्ज का कोई क्राइटेरिया बनता ही नहीं है। हम तो बचपन से ये पढ़ के आए थे कि कैथोड पर नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव होता है, बट देखो यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर जो जिंक की रॉड है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दे रही है ना, और इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तुम बताओ, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे सकता है या Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ऑब्वियसली Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्यों दे सकता है? जब Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, अब Cl नेगेटिव जो है वो इस कंडीशन में है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। एनाइन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कैटाइन तो पहले ही गरीब होता है, तो कैटाइन से तो आप इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हो। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज होती हैं, विच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ऑल द एनाइंस आर एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल। सारे एनाइन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां पर देखिए, ये रॉड इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती है, यानी इस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, मैं लिखता हूं कि जिंक रॉड एक्टिंग एज एनोड विल बी नेगेटिवली charged as it becomes a source of electron। जिंक की रॉड जो एनोड की तरह एक्ट कर रही है, और वो एनोड की तरह एक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंस जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए वो एनोड की तरह एक्ट कर रही है, और क्योंकि जिंक की रॉड एनोड की तरह एक्ट कर रही है इसीलिए उस पर एनोड की तरह एक्ट कर रही है इसीलिए उस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां पर वो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम कर रही है। अब अगर जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम कर रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन की दाता है, वो दे रही है, वो आपको प्रोवाइड करवा रही है, तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी यहां पर इस सेल में एनोड पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। आपका बचपन का कॉन्सेप्ट क्या था कि एनोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या वो गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था, वो कॉन्सेप्ट था फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप बचपन से आज तक जो सेल पढ़ के आए हैं वो एक्चुअल में आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ के आए हैं, और वो कॉन्सेप्ट सही है। वहां पर तो एनोड पर कैसा चार्ज होगा, वहां पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और मैं इस बात को प्रूफ करूंगा जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताऊंगा।
बट यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मन से इस डिफाइन को बाहर निकालो। कौन सी डिफाइन को? चार्ज के बेस पर की जाने वाली डिफाइन को। इस डिफाइन को अपने मन से बाहर निकालो जिसमें आप ये कहते हो कि एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये सच है। दिस इज द ट्रुथ कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पर रिडक्शन होगा। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर एंड कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। नाउ सिंस इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस पर खुद कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं ये कहूंगा कि कॉपर रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। सिंपल कॉन्सेप्ट है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता रहा था, मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बता दिया? सिंपल सी बात बता दी कि एक बड़ा वेसल लेना, उसके अंदर एक जिंक की रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में, कॉपर की रॉड को CuSO4 के सोल्यूशन में डाल देना, आउटर सर्किट को वायर और वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देना, इनर सर्किट को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देना। सॉल्ट ब्रिज के अपने ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होने वाले हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि वर्किंग कराओ इसकी। वर्किंग में मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ही आप कॉपर और जिंक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, तुरंत अपने आप जिंक जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा और कॉपर जो होगा वो उसका रिडक्शन होने लग जाएगा। कैसे हुआ? तो मैंने ये कहा कि जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, रॉड जो होगी वो पतली होती जाएगी, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स किस पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे? रॉड पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। रॉड पर कैसा चार्ज आता जाएगा? नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह एक्ट करेगा। फिर क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाएंगे, जो कि कॉपर का कंपार्टमेंट है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कहां से कर रहा है? तो मैंने कहा कि रॉड्स में आए वो इलेक्ट्रॉन और अंदर से Cu2+ आयन निकल करके इस पर क्या होने लग गए? एक्यूमुलेट होने लग गए। जो Cu2+ आयन थे दे स्टार्ट गेट एक्यूमुलेटिंग, वो Cu2+ आयन जो होंगे वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है ना? इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा ही है, आपने अपने आप आराम से जान लिया होगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो अपने आप जब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या नोटिस होगा? नोटिस ये होगा कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वोल्टमीटर क्या दे देगा आपको? रीडिंग दे देगा। वोल्टमीटर रीडिंग दे देगा। गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा आपको? यहाँ पर लगा हुआ गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पर आपको रीडिंग दे देगा। दोनों आपको क्या दे देंगे? रीडिंग दे देंगे। तो यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अच्छा, करंट के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? आपका करंट मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कैथोड टू एनोड। आपसे वो एक नंबर में सवाल पूछेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, तो क्या डायरेक्शन बताओगे? कैथोड से एनोड। आपसे वो पूछेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ, तो क्या बताओगे? एनोड टू कैथोड। यहां पर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग समझी। और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको एक बात ये बताई
कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। इनके चार्ज की डेफिनेशन कोई डिफाइन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव है, या एनोड पर पॉजिटिव कैथोड पर नेगेटिव है, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल, जो आप कौन सा टाइप ऑफ सेल यूज कर रहे हो, जिस टाइप ऑफ सेल को आप यूज कर रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है। बट चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, द क्राइटेरिया रिमेन सेम। विच क्राइटेरिया? कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में फीड हो जानी चाहिए। शायद इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको जरूरत ही ना पड़े कि आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में फीड करवानी है। मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में फीड करवाना है, इसलिए। तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा, एक मतलब ऐसे मान लीजिए कि निमोनिक है, याद करने की ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ लिख दूँ, इसको साफ कर देता हूँ। वो ट्रिक है LOAN, दैट इज लोन। ठीक है, ट्रिक क्या है? लोन। लोन क्या कहती है? लोन ये कहती है कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये लेफ्ट ही तो है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड। ये अरे यहां से देखो, दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट इलेक्ट्रोड will undergo oxidation। लेफ्ट इलेक्ट्रोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सो द लेफ्ट इलेक्ट्रोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। विल एक्ट एज एनोड, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? एनोड की तरह। लेफ्ट इलेक्ट्रोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, विल एक्ट एज एनोड, will be negatively charged, will be negatively charged। is it true for all conditions? no, नहीं। negatively charge सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी है, आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लोन याद रख सकते हैं। लोन, बस पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने आ जाएगा लोन याद करने से। अगर आप लोन याद कर लेते हैं तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा कि द लेफ्ट इलेक्ट्रोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, विल एक्ट एज एनोड एंड विल बी नेगेटिवली चार्ज। जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, और उस पर चार्ज कैसा होगा? तो उस पर चार्ज होगा वो सिंपल नेगेटिव चार्ज होगा। तो सिंपल है, ये वर्किंग हो गई। हमने करंट प्रोड्यूस करवा दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया। अब आप उस करंट का इस्तेमाल कर सकते हो। उस करंट का इस्तेमाल आप फ़ोन चलाने के लिए, वेरियस डिवाइसेस को चलाने के लिए, और घड़ी के सेल के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स के लिए आप घड़ी के सेल के रूप में, और बहुत सारी चीज़ों, हेयरिंग एड डिवाइसेस के सेल्स के रूप में अलग अलग जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। हम बहुत टाइप ऑफ सेल्स भी पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपके घर के इन्वर्टर्स में बैटरी होती है। निकल कैडमियम सेल, जो लिथियम आयन बैटरी होती है फ़ोन की, उसके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी का सेल पढ़ेंगे, जो आपके छोटे वाला सेल होता है ना, जो मतलब वो जो छोटे छोटे बटन सेल्स जिन्हें कहा जाता है, वो वाले सेल के बारे में पढ़ेंगे कि उसे मुंह में क्यों नहीं रखना चाहिए। आप सब लोग को मज़ा आता होगा उसे मुंह में रखने पर, बट उसके अंदर मरकरी होता है विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तब इसके बारे में बात करेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट उनका मेन क्राइटेरिया यही होगा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे यूटिलाइजिंग दी केमिकल एनर्जी। उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। वहां पर भी एक कैथोड हो रहा होगा, वहां पर भी एक एनोड हो रहा होगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, वहां भी सॉल्ट ब्रिज हो रहा होगा, वहां भी आउटर सर्किट इनर सर्किट कनेक्टेड होंगे। बट वो सब बहुत कॉम्पैक्टेड फॉर्म में कर दिया है। धीरे धीरे हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी और मैं बात करता हूँ। अभी तक मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया है? तो इसके बारे में मैंने आपको सिंपल सी बात ये कही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और सर्किट काम कर रहा है, और जब सर्किट काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम अब आई, धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जो Zn2+ का कंसंट्रेशन था इन दी एनोडिक कंपार्टमेंट, वो इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि जिंक की रॉड जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? डिसॉल्व हो रही थी। जिंक की रॉड जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? थिन हो रही थी। जब जिंक की रॉड धीरे धीरे थिन हो रही थी तो उसका जो रॉड से निकलने वाला Zn2+ आयन था वो सीधे कहाँ जा रहा था? सोल्यूशन में जा रहा था। एंड रिजल्ट क्या हो रहा था? उसका रिजल्ट ये हो रहा था कि द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन इन द एनोडिक कंपार्टमेंट इंक्रीजेस। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन Zn2+ आयन का कहाँ इंक्रीज हो जाता है? तो कंसंट्रेशन Zn2+ आयन का आपके एनोडिक कंपार्टमेंट में इंक्रीज हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। Cu2+ आयन जो थे,
सॉल्यूशन से निकल निकल के रॉड पर डिपॉजिट हो रहे थे, रॉड तो मोटी होती जा रही थी, बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज था वो कम होता जा रहा था, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा था। यानी एनोडिक कंपार्टमेंट में Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन एनोडिक कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन डिक्रीजेस। Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन किस में, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है कि इन एनोडिक कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन डिक्रीजेस, अच्छा इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है कि इन एनोडिक कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो आप खुद देखो, आपके एनोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि देखो पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, अब धीरे धीरे रॉड से Zn2 प्लस आयन निकल के सोल्यूशन में जाने लग गए। रिजल्ट क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इस सोल्यूशन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन है वो सोल्यूशन में कम हो जाएगा। नहीं, कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, ये तो इसके लिए बात हुई, इसके लिए बात ये हो रही है कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन इन द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, और इंक्रीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन डिक्रीज होगा क्योंकि वो तो रॉड पर जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना, धीरे धीरे इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे थे, एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोड की तरफ जा रहे थे, बट अब क्या हुआ कि इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। नाउ जब इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लगेगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगी। जब पॉजिटिव चार्ज इस कंपार्टमेंट में इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगने लगेगी, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगी। जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगी, जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगी, सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी। इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू दी एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में कैसे जाए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को किसका सामना करना पड़ेगा, रिपल्शन का, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज सीधे सीधे आने वाले इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी ना तो इलेक्ट्रॉन यहां से जा पा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को Zn2 प्लस आयन छोड़ नहीं रहा है, और अगर मान लो कि एक दो इलेक्ट्रॉन छूट करके भी चला गया तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा, जैसे ही इस कंपार्टमेंट में जाएगा तो SO4 नेगेटिव आयन उसको क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। यानी ना इलेक्ट्रॉन यहां आ पा रहा है ना यहां से जा पा रहा है। सो ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखो क्या हुआ है, इनिशियली करंट वाज फ्लोइंग वेरी स्मूथली एंड इट वाज बिकॉज, क्योंकि यहाँ से Zn2 प्लस आयन जिंक की रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn2 प्लस आयन धीरे धीरे सोल्यूशन में जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन रॉड पर अक्यूमुलेट होते थे, इलेक्ट्रॉन सीधे कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाते थे, और इलेक्ट्रॉन जैसे सीधे कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाते थे वहाँ से Cu2 पॉजिटिव आयन जो थे वो रॉड पर रिड्यूस हो जाते थे। ऐसा चल रहा था, बट एक टाइम ऐसा आया कि द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन बिकम सो लार्ज इन द एनोडिक कंपार्टमेंट दैट इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर दीज इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत मुश्किल का विषय बन गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाए। और जब इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच भी जाता है तो उसे SO4 नेगेटिव आयन वाला नेगेटिव चार्ज क्या करने लगता है, रिपेल करने लगता है। यानी ऑब्वियसली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम रेस्ट्रिक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो अब क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज स्टॉप्ड।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब रुक चुका है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर नहीं होगा तो सेल क्या होगा, स्टॉप कर देगा वर्क करना। हमारा सेल बनाने का मकसद क्या है, ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, कि वोल्ट मीटर किस तरीके से सुई घुमा रहा है, नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। वी वांटेड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते थे। सो दस हमने ये पूरा सेटअप बनाया था। हम तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते थे, इसलिए हमने ये सेटअप को प्रिपेयर किया था। हमने ये सेटअप इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करनी थी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम स्टॉप। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो रेस्क्यू के लिए कौन आएगा? रेस्क्यू के लिए कौन आएगा? तो रेस्क्यू के लिए सॉल्ट ब्रिज आएगा। अब देन नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छे से समझेंगे, और उसके आगे हम उसके आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।